नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर है। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा। जो आरोप लग रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी भी सत्यता है तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से एक पत्नी और पति की जोड़ी अपने हितों के लिए और भारत के हितों के विपरीत अपनी सांसदगी का इस्तेमाल कर रही है। महुआ मोइत्रा और उनके पति के खिलाफ एक डिटेल्ड रिपोर्ट एमएचए और ईडी को भेजी गई है। आपने पिछले कुछ दिनों में एक ट्रेंड देखा होगा। सबसे पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो माता जी हैं, स्वर्गीय माता जी हैं, उनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। राहुल गांधी और उनकी टीम की वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि भैया नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, मोदी का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं पता लग रहा है कैसे हराएं, तो फ्रस्ट्रेशन है। और वो शुरुआत हुई थी जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और वहां से क्या क्या नाम नहीं दिया प्रधानमंत्री को, और उनकी माता जी के लिए भी बार बार अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसी गाली कांड में नई जो एंट्री हुई है वो महुआ मोइत्रा की हुई है। महुआ मोइत्रा किस तरीके से अमित शाह के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, मैं शायद यहां कर भी नहीं पाऊंगा, यूट्यूब भी उसे अलाउ नहीं करेगा। आप समझिए, इस प्लेटफॉर्म पर हम नहीं बोल सकते ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कह रही हैं कि बंगाल में अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बंगाल में अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एमएचए की जिम्मेदारी है, एमएचए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कहा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अमित शाह के सिर के साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए और उसे ले जाकर प्रधानमंत्री के टेबल पर रख दिया जाए, यहां तक, इस हद तक वो महिला पहुंच गई है। देखिए, ये लोग इसलिए बोल पा रहे हैं, राहुल गांधी के कार्यक्रम में से इसलिए बोला जा रहा है, ये टीएमसी की सांसद इसलिए बोल पा रही है क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप की शह मिली हुई है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा जो बोली वो उससे कहीं बढ़कर है। दरअसल वो इसलिए बोली क्योंकि उनके पति के खिलाफ जो फाइलें हैं, वो एमएचए और ईडी में जिस व्यापक और बड़े स्तर पर जो फाइलें हैं वो खुल रही हैं, उससे बौखला गई हैं। महुआ मोइत्रा पे तो आरोप लगा ही था कि एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को उन्होंने अपना जो आईडी पासवर्ड है, संसद का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो दे दिया था और दुबई में बैठ के एक व्यक्ति वहां से क्वेश्चन फ्रेम करता था और अपने हिसाब से अडानी ग्रुप के खिलाफ वो क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब आपने जो अपना प्रिविलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस हाउस को आपने शपथ ली है, उसको वायलेट किया और आपकी सांसदगी चली गई। वो अलग बात है, दोबारा से रीइलेक्ट होके आ गई, सब कुछ है, वो सिस्टम एक फ्लॉ है तो उसका फायदा उठाया जा रहा है। और उसी सिस्टम का फ्लॉ किस तरीके से उनके पति उठा रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर छपी है। और मैं जो नुपुर शर्मा है उनकी एक तरीके से करेज को और उनकी इस कवरेज को, दोनों को की सराहना करता हूं कि जिस व्यापक स्तर पर उन्होंने छापा है, बहुत ही जबरदस्त है। दरअसल उनके पति हैं पिनाकी मिश्रा, अभी नई नई शादी हुई है, उड़ीसा से सांसद रहे हैं, वो संबित पात्रा के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनके खिलाफ दो कंप्लेंट फाइल हुई है। सबसे पहली कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट फाइल हुई है एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और एक कंप्लेंट फाइल हुई है ईडी के सामने, यानी कि दो कंप्लेंट्स हैं। जो कंप्लेनेंट है, मैं सबसे पहले एमएचए वाली बताऊंगा क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी है और एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी है वो ये कहती है कि जब पिनाकी मिश्रा, महुआ मोइत्रा के नए नए हस्बैंड, जब सांसद थे तो 4 टर्म वो लगभग सांसद रहे हैं, उन्होंने 600 से ज्यादा सवाल पूछे हैं संसद के अंदर। बहुत अच्छी बात है, सांसद को पूछना चाहिए, सांसद की जिम्मेदारी है। आप अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि क्या विकास कार्य है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, ट्रेन कब पहुंचेगी, एयरपोर्ट कब पहुंचेगा, क्या बजट है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सवाल टारगेटेड हों, खास एजेंडा के साथ, खास तरीके से, खास फ्रेम में लिखे गए हों, तो कहीं ना कहीं नजरें पड़ जाती हैं उसके ऊपर। वही है, थोड़ा सा पिनाकी मिश्रा का अगर इतिहास जान ले तो पिनाकी मिश्रा जो एक्स सीजेआई है रंगनाथ मिश्र, वो इनके अंकल थे। तो जब पिनाकी मिश्रा लॉ स्कूल पास करते हैं, उसके ठीक बाद ये एक, आपने नाम सुना होगा चंद्रा स्वामी, जो पीवी नरसिम्हा राव थे ना,
जिनकी सलाह पे पीवी नरसिम्हा राव चलते थे, उन चंद्रा स्वामी के साथ ये जुड़ गए और उनके साथ ये काम करने लगे। और चंद्रा स्वामी की जो करीबी, जो खास, मतलब एक तरीके से वो किस किस के करीबी थे ये सब जानते थे, किस किस तरीके से जो आर्म्स डीलर था अदनान खशोगी से लेकर कहां कहां तक उस व्यक्ति के कनेक्शन थे, हर एक से भाई साहब मतलब ये उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड थे। और ये तक क्लेम करते हैं कि मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पीवी नरसिम्हा राव का भी रहा हूं। और ये उस दौरान हो रहा है जब इनके अंकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के लिए शायद कहीं ना कहीं वो मैनेज की जा रही थी चीजें। ये चीजें कंप्लेंट के ऊपर हाईलाइट की गई हैं, यानी कि वहां से शुरू हुई है कंप्लेंट, वहां से इनके क्रियाकलापों को हाईलाइट करते हुए चीजों को लाया जा रहा है। और 22 बार ये व्यक्ति, 22 बार चंद्रा स्वामी के साथ, रिपोर्ट क्लेम करती है कि 22 बार ये व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर गया। और जब ये पूछा गया कि भैया आप इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर गए हैं तो क्यों गए हैं, तो कहा गया कि इसलिए गए क्योंकि मैं लीगल वर्क, कोई लीगल काम था उसके लिए गया, क्योंकि मैं वकील हूं। और जब पूछा गया किस लीगल काम के लिए गए तो वो जवाब नहीं दे पाए। इनके जो फाइनेंशियल है, कितनी इनकी कमाई है और वो सब, वो जस्टिफाई नहीं करते इनकी 22 विदेशी यात्राओं। अब सवालों पे आते हैं कि सवाल क्या पूछे जा रहे थे पिनाकी मिश्रा के माध्यम से संसद में। 13 से 14 ऐसे सवाल हैं जो बहुत हद तक सवाल उठाते हैं। सबसे पहला इन्होंने पूछा, 2015 से ये सवाल पूछते हैं कि 2015 में इंसर्जेंसी में कितने जवान मारे गए हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि कारगिल से अब तक, जब कारगिल का जो युद्ध हुआ है तब से अब तक भारत ने कितने हथियारों का प्रोक्योरमेंट इनवाइट किया है और कितने कैंसिल करे हैं। कितने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग, कितने सैनिक उसमें मर गए हैं, सरकार का क्या प्लान था, और कितने हथियार खरीदना चाह रहे थे, कितने इनवाइट किए और कितने कैंसिल कर दिए। आपको प्रथम दृष्टया लगेगा ठीक है, ये तो ये पूछना चाह रहा है भाई कितने लोग मर गए, लेकिन स्पेसिफिक्स जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लेंट है। उसके बाद 2016 अगस्त में सवाल पूछा गया कि जो राफेल है प्लेन जो भारत खरीद रहा है फ्रांस से, उसके नेगोशिएशंस किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से आप नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या रेट है, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। सरकार ने साफ कहा कि इससे हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर है वह हैम्पर होती है। जब तक नेगोशिएट ना हो जाए, चीजें फाइनलाइज ना हो जाए, वो चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर उसके बाद किस तरीके से इसका इस्तेमाल पब्लिक डोमेन में किया जा सकता है और वो डील को किस तरीके से हैम्पर करता है, ये साफ दर्शाया जा सकता है। उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद 2018 मार्च में एक सवाल पूछा गया कि जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है, यानी उसे किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसकी डिटेल्स मांगी गई। चाबहार कितना सेंसिटिव पोर्ट है सब समझ सकते हैं ईरान के लिए, खासकर वो पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता है सेंट्रल एशिया में जाने के लिए कि भैया हम पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जा सके, तो हमें बाईपास करके जाना पड़ता है चाबहार से। वहां पे हमने कुछ टर्मिनल्स लिए हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं मिश्रा साहब के, वो सवाल उठाते हैं कि ज्यादातर सवाल एंटी रशिया सेंटिमेंट के साथ पूछे गए हैं, क्योंकि चाबहार में भारत टर्मिनल ले रहा है, आगे काम बढ़ा रहा है, ये शायद वेस्ट को पसंद नहीं आएगा, अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सैंक्शंस हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान को किसी भी तरीके से वो ब्रीदिंग स्पेस मिले, और उसकी डिटेल्स आप सरकार से पूछ रहे हैं। उसके बाद जुलाई 2019 में पूछा गया कि भारत जो S-400 खरीद रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कमर्शियल डिटेल्स क्या है, उसको जो उसका पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो क्या है, इंस्टॉलमेंट्स किस तरीके से की जाएंगी, किस प्लेटफॉर्म पर है। क्योंकि उस दौरान अमेरिका भारत को थार्ड कह रहा था कि थार्ड खरीद लीजिए, हमारे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो खरीद लीजिए। भारत S-400 के साथ गया, अमेरिका सैंक्शंस लगाना चाह रहा था, नहीं लगाया, बहुत कुछ हुआ। उस दौरान भी भारत बहुत परेशान था कि किस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाए, एक स्मूथ किया जाए कि S-400 हम खरीद सकें। वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, बहुत स्पेसिफिक सवाल, कॉस्टिंग, प्लेटफॉर्म, पेमेंट ऑब्लिगेशंस, इंस्टॉलमेंट्स किस तरीके से होगी, कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या है, सब पूछा जा रहा था।
उसके बाद दिसंबर 2019 में कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडिजीनियस वेपन्स, क्रिटिकल जो वेपन है उनके किस तरीके से इंडियनाइजेशन किया जा सकता है, भारतीयकरण किया जा सकता है। हमने अभी देखा जब ऑप सिंदूर चल रहा था किस तरीके से भारत ने जो पुराने वेपन्स थे उनमें एआई को इंटीग्रेट करके अपने हिसाब से उसे किस तरीके से मॉडर्नाइज करके 50-50, 100-100 रुपए की गोली से हमने ड्रोन उड़ाए हैं, जहां $1-1 मिलियन की मिसाइल छोड़ता है इसराइल। हम किस तरीके से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, एक छोटा सा एस्पेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो भारत ने भारतीयकरण करके अपने जो क्रिटिकल वेपन्स है उनको डेवलप किया होगा, उनकी डिटेल्स मांगी जा रही थी कि किस तरीके से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके लिए। स्पेसिफिक्स है, आप स्पेसिफिक पे जाइए। डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा था। उसके बाद जुलाई 2018 में एक सवाल पूछा गया कि भारत ने अपना 6% का बजट बढ़ाया है डिफेंस के अंदर, चाइना का भारत से 3 गुना है। तो भारत किस तरीके से चाइना को काउंटर करेगा वो डिटेल हमें समझाइए, हमें बताइए। आप कौन, डिफेंस एक्सपर्ट हैं क्या? आपको आप किसी ऐसी कमिटी में है कि आपको बहुत जानने की जानकारी है क्या? आप प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं क्या? आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? किस हैसियत के साथ? आप सिर्फ एक सांसद हैं और कोई भी सवाल पूछा जा सकता है तो आप पूछ ले रहे हैं। आपकी जो वर्तमान पत्नी है, पूर्व पत्नी नहीं, जो वर्तमान पत्नी है, किस तरीके से वो सवाल पूछ रही थी वो तो घेरे में आ रही है। अब ये जो कंप्लेंट आई है एमएचए के पास, ये एमएचए वाली कंप्लेंट बता रहा हूं, अभी ईडी वाली पे आऊंगा। S-400 पे आप सवाल पूछ रहे हैं, राफेल पे आप सवाल पूछ रहे हैं, प्रोक्योरमेंट पे सवाल पूछ रहे हैं, कारगिल से अब तक क्या प्रोक्योरमेंट हुआ उस पे सवाल पूछ रहे हैं, चाबार पे आप पूछ रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2018 में जो बजटरी एलोकेशन हुआ है नए वेपन सिस्टम्स को खरीदने का, जो भी आप बजट बनाए हैं 2018-19 के लिए आप वेपन खरीदेंगे, उस पैसे में से पुराने का इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा और नया कितना खरीदेंगे, ताकि ये जानकारी आ सके कि हम इस साल कितना नया हथियार खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से आप 50 रुपए पुराने के लिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, 50 में नया खरीदेंगे, तो आइडिया हो जाएगा ना कि भारत के पास इतना नया हथियार आ गया है, इतना नया अब एम्यूनेशन है। ये पूछा जा रहा है। बहुत सारे सवाल आपको लगेंगे कि रेगुलर सवाल है जो जानने चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं वो सवाल उठाते हैं। उसके बाद फरवरी 2018 में पूछा गया कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ भारत के कैसे संबंध है, क्या अमेरिका के दबाव में हम उन संबंधों से पीछे हट रहे हैं क्या? जो कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और बहुत कुछ कर रहा है, उस पर भारत की क्या नीति है? ये सब सवाल पूछे गए। सरकार ने इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब भी दिया, कुछ का जवाब है वो शायद नहीं दिया सरकार ने, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, और वो सब सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया। उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल। एक पूछा 2017 के अंदर वियतनाम में जो सुखोई 30 प्लेन है उसकी ट्रेनिंग होनी थी भारत की वियतनाम में जाकर, तो उसके लिए स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, कितने पायलट जाएंगे, कितने दिन की ट्रेनिंग है, हम उन लोगों को क्या सिखाएंगे, वो हम लोगों को क्या सिखाएंगे। मतलब पूरी की पूरी उस ट्रेनिंग की डिटेल्स इन लोगों को चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? भैया S-400 में आप कुछ पार्ट सप्लाई करते हैं क्या? कंपनी आपकी है? आपका कोई बेटा रिश्तेदार कोई पायलट गया है क्या? मतलब किस हैसियत से वो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप समझिए स्पेसिफिक्स हैं सारे के सारे कि इस चीज के बारे में मुझे ये जानना है। उसके बाद और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी 2018 में पूछा गया कि जो भारत की 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्रा, कि उनका जो ऑपरेशनल स्टेटस है वो कैसा है। क्योंकि अरिहंत में भी कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, चक्रा में भी ड्राई डॉक हो गया था, तो पूछे जा रहे हैं कि क्या डैमेज है, कितना डैमेज है, कब तक ठीक होगा, ये सब पूछा गया। यानी कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सवाल है, आपके फाइटर प्लेन्स के बारे में सवाल है, आपकी सबमरीन के बारे में सवाल है, आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में सवाल है, आपके इंटरनेशनल पोर्ट्स के एक्विजिशन और उसके ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर सवाल है। स्पेसिफिक देखिए, ये कंप्लेंट है, 600 से ज्यादा सवाल हैं, 13 या 14 ये ऐसे सवाल हैं जिनको पर्टिकुलर हाईलाइट किया गया है एमएचए के सामने कि कृपया इन पे ध्यान दीजिए, किस इंटेंशन से पूछे गए हैं। भारत का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है रशिया, और पूरे के पूरे लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में एंटी रशिया सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है क्यों पूछे जा रहे हैं। तो ये सब इसके अलावा सवाल पूछा गया कोल माइंस के ऊपर
2015 से 17 के बीच कि किस तरीके से कोल माइंस की स्पेसिफिक डिटेल्स मांगी गई, ये तब मांगी गई जब जिंदल स्टील एंड पावर और मेघालय माइनिंग के केसेस में भाई साहब वकील हैं और दोनों कोल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप सवाल पूछ रहे हैं। एविएशन सेक्टर की कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं और एविएशन से जुड़े हुए आप सवाल पूछ रहे हैं। और एक सवाल तो 1996 में पूछा गया, वो भी हाईलाइट किया गया है कि दिल्ली के अंदर एक कोई ऑपरेशन हुआ होगा, उसमें कितना आरडीएक्स सीज हुआ, उसमें कितने वेपन सीज हुए, ये सब चीजें सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस एमएचए को कंप्लेन है, प्रॉपर ड्राफ्टेड कंप्लेन है कि भाई साहब ये मिश्रा साहब ये पूछ रहे हैं, एक बार नजर रखिए। इसके अलावा ईडी में भी एक कंप्लेन है। ईडी में कंप्लेन है कि इन्होंने दिल्ली के गोल्फ लिंक और जोरबाग, दो जगह हैं, वहां पर इन्होंने बंगले एक्वायर किए हैं और डायरेक्ट नहीं की, ऐसे नहीं कि कोई बंगले का मालिक था उसके पास गए कि साहब मैं खरीदना चाहता हूं, इतने का पेमेंट है और ऐसे ऐसे कर दिया। नहीं, जो कंपनियां उन बंगलों को होल्ड करती थी, बंगले किसी कंपनी के थे, उन कंपनी के अंदर, और दो कंपनियां हैं, जुपिटर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और लिली एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक ही व्यक्ति की है। उसमें पहले कंट्रोलिंग शेयर्स खरीदे गए और उसके बाद उन बंगलों को एक्वायर किया गया, ताकि डायरेक्ट ये ना दिखे कि मिश्रा साहब ने वो बंगले खरीद लिए हैं। इसके अलावा इनकी जो पूर्व पत्नी है संगीता मिश्रा, उनके खाते में हांगकांग से $3 लाख उनके खाते में जाते हैं और कहा जाता है कि ये गिफ्ट है विद लव एंड अफेक्शन, जबकि उस व्यक्ति का इस परिवार से कहीं तक कोई संबंध स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। और एक ट्रस्ट है, विद्या ज्योति ट्रस्ट, जो स्कूल चलाता है, डीपीएस स्कूल है कटक में, वहां पे स्कूल चलता है। किस तरीके से करोड़ों करोड़ों की धांधली उसके अंदर हो रही है कि जो स्कूल 40 करोड़ रुपए तक साल में कमा सकता है, 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे की औसतन फीस 1.5 से 2 लाख है, 40-50 करोड़ रुपए खाते में आने चाहिए थे, वहां 1 से लेके मात्र 12 करोड़ रुपए खाते में आ रहे हैं साल में, बाकी पैसा कहां है? तो किस तरीके से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, किस तरीके से पैसा गायब हो रहा है, ये कंप्लेन है, पूछा जा रहा है। अगर नहीं है तो भैया जवाब दें, ये बताएं ये सवाल क्यों पूछे गए, ये बताएं कि वो विद्या ज्योति ट्रस्ट का पैसा कहां जा रहा है। क्योंकि अब ये कंप्लेन पहुंची है ईडी और एमएचए तक और इसके ऊपर सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीरियस तरीके से नजर रखी जा रही है, इसलिए महुआ मोइत्रा बिलबिला रही। तभी देखा था ना, विरोध प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के अंदर, अरे वो पानी पिया, देखा, अरे कैमरा आ गया, अरे एकदम से बेहोश हो गई, फुल नाटक, फुल कैमरा फोकस, कैमरा जीवी जिसे कहते हैं वो। और उसके बाद उसी फ्रस्ट्रेशन में आज अमित शाह के लिए, कल माफ कीजिएगा, कल अमित शाह के लिए जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या उसका कनेक्शन इस कंप्लेंट से है जो ऑप इंडिया ने बहुत ही डिटेल्ड में छापी है और बहुत अच्छी तरीके से छापी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पढ़िए, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो वहां से निकले हैं, जब आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट है। और अब इसे किस तरीके से नकारेंगे पिनाकी मिश्रा, किस तरीके से नकारेंगे चंद्रास्वामी से कनेक्शन, और इन सब सवाल और ईडी की कंप्लेंट्स, जाकर जवाब दीजिए साहब, अब पता लगेगा मोदी डिक्टेटर है कि नहीं। जब जमीन निकलेगी ना, कारपेट निकलेगा पैर के नीचे से, फिर ममता बनर्जी भी नहीं बचाएंगी, फिर समझ आएगा कि क्या होता है। और इसके बाद ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमने सवाल पूछे, हम ममता बनर्जी से डर गए, महुआ मोइत्रा से डर गए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो किया, जो बोया, वो आप काट रहे हैं। खैर इसके ऊपर जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपके साथ लेकर निश्चित तौर पर आऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा और उनके पति पिनाकी मिश्रा बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। एक की तो सांसदगी ऑलरेडी चली गई थी, अब दूसरा भी फंसता नजर आ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे जाती हैं, क्या डेवलपमेंट होगा, जो भी होगा आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि सही में जो खबर कहीं नहीं थी और वो मैं आपके साथ लेके आया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।